आज का जो हमारा टॉपिक है समास है। देखो अगर हम इसकी पहले परिभाषा की बात करें, परिभाषा, तो इसकी परिभाषा होती है दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है। अब शब्द कैसे, जैसे मैं अगर इसके उदाहरण की बात करूं, पहले इसके उदाहरण की बात करते हैं कि कैसे दो शब्दों को हम अलग करेंगे। ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कन्यादान, ठीक है। अब यहां पर कन्यादान में ये शब्दों का मेल है। अगर हम इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो किस तरीके से तोड़ सकते हैं, कन्या प्लस दान। ठीक है। तो देखो ये सार्थक शब्द है और ये भी सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द का मतलब है जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। और शब्द मतलब जो वर्णों से मिलके बना हो। जैसे हमने ये महल लिख दिया, ठीक है, कलम लिख दिया, ये क्या है, एक शब्द है। ये क्या है, शब्द है, क्योंकि यहां तो वर्णों का मेल है, ये पूरा शब्द हुआ। और यहां हमें जो है शब्दों का मेल देखना है, तो पूरा शब्द ये है और पूरा ही शब्द ये है, तो दोनों शब्दों का मेल, देखो ये परिभाषा देखो, दो शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब ये जो चीज करी है ना मैंने, ध्यान से सुनो, पहले उतारना बाद में, ये जो चीज, ये जो तोड़े हैं हमने, ये दो शब्द तोड़े हैं। एक प्रॉपर शब्द था कन्यादान और इसको हमने दो शब्दों में तोड़ दिया। इस दो शब्दों को तोड़ने को हम कहेंगे समास विग्रह। ठीक है। ये भी पूछा जाता है, दो शब्दों के तोड़ने को क्या बोलते हैं, तो समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, समास विग्रह। तो ये पॉइंट आपके समझ में आया। ठीक है। तो अब कर लो नोटिस। कर लिए नोट। अब बात करते हैं हम समास के प्रकार की। समास के प्रकार, ठीक है। डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है समास के कितने प्रकार होते हैं, तो बताओ कितने होते हैं भाई, 6 प्रकार है इसके। ठीक है। वे कौन कौन से हैं वो लिखेंगे आप इसी तरीके से ही। नंबर 1 अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, दीर्घ समास, बहुव्रीहि समास, और सबसे बाद में पढ़ेंगे हम तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है। ये 6 प्रकार हैं समास के, 6 प्रकार हैं। आपसे प्रकार भी पूछ सकता है, कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है ये हिंदी का। ठीक है। और जितनी ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही अच्छा हो जाएगा ये टॉपिक भी। नोट करा। आप समझो एक एक करके हम इन समास के बारे में पढ़ेंगे। समझना पहले, नोट मत करना। ठीक है। नोट करना बाद में। अवयवी समास क्या होता है, इसमें इसकी अगर परिभाषा की बात करूं, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, प्रधान होता है, यानी कि जो प्रधानता होगी ना भाई वो प्रथम पद की होगी। अब ये पद क्या है इसको समझो आप। देखो जैसे मैंने 2 शब्द लिखे, जैसे हमने, चलो उस पर एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैंने कन्यादान लिखा था आपको समझाने के लिए। ठीक है। 2 शब्दों का मेल है या नहीं है ये बताओ। 2 शब्दों का मेल है। अब जो पहला शब्द है,
पहला शब्द कौन सा था, अगर हमने इसका समास विग्रह करा तो ये कन्या प्लस दान हुआ, ठीक है। अब ये जो है कन्या, ये पहले में आया है तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम पद, ठीक है। और ये बाद वाले पद को पता क्या बोलते हैं, उत्तर पद कहते हैं इसे हम, ध्यान रखना। आप इसे अपने हिसाब से पहला और दूसरा पद भी कह सकते हैं, पहला और अंतिम पद भी कह सकते हैं, लेकिन हिंदी के हिसाब से ये प्रथम पद है और ये उत्तर पद है। जो बाद का पद होता है उसे क्या बोलते हैं हम, उत्तर पद। तो यहां पर अगर इसकी परिभाषा की बात करें, यहां तक दिखाई दे रहा है इसमें, अगर इसमें परिभाषा की हम बात करें तो इसमें प्रथम पद क्या होगा, प्रधान होगा। अब इसमें कैसे कैसे शब्द आएंगे वो शब्दों को देखना है हमें कि इसमें अवयवी भाव में कैसे कैसे शब्द आएंगे। तो देखो इसमें जो है, जो पहला ही शब्द होगा वो बहुत ही छोटा होगा। जैसे उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाऊंगा आपको मैं, तो उपसर्ग हम आगे वाला देखते हैं और प्रत्यय हम शब्द के पीछे वाला देखते हैं। तो यहां जो है ये उपसर्ग के रूप में काम करेगा। अब देखो आप इसे तोड़ो, बै प्लस खूबी। अब एक बात बताओ, ये बै का कोई अर्थ है, लेकिन ये शब्द के साथ में लग गया और इसने अर्थ चेंज कर दिया। भाई आप बोलते हो मैं तो इस काम को बखूबी निभा सकता हूं, ठीक है, मैं इस काम को बखूबी कर सकता हूं। भाई खूबी तो अपने आप में एक शब्द है और इसमें बै लग के इसने इसका अर्थ परिवर्तन कर दिया। जैसे मैं बोल लूं आपसे बोला सफल, ठीक है, और ये शब्द मैंने बोल दिया असफल। भाई ए का कोई अर्थ थोड़ी है, अर्थ थोड़ी है का, लेकिन सफल का इसने मीनिंग उल्टा ही कर दिया। तो यहां जो शब्द आएगा ना, वो पहला जो शब्द होगा वो छोटा होगा और उसकी प्रधानता होगी। क्यों? क्योंकि वो दूसरे शब्द का जो बड़ा शब्द है उसका पूरा का पूरा अर्थ चेंज कर रहा है ना। तो बखूबी आपसे पूछा जाएगा, बखूबी में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है बताओ, अवयवी भाव समास, क्योंकि खूबी का ही खूबी के सामने लगाया, छोटा शब्द है और इसने जो है इसका पूरा का पूरा मीनिंग चेंज कर दिया। देखो इसमें और कैसे कैसे शब्द आ सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि मैं तो आमरण अनशन करूंगा, आमरण अनशन करूंगा, ठीक है। आमरण अनशन करते भी हैं भाई, पहले हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे या और भी अभी तुमने देखते आए हो कि अब भी अनशन वगैरह चल रहे हैं। तो ये आमरण का मतलब है मरने तक। अब यहां देखो अगर इसको तोड़ोगे तो आप कैसे तोड़ोगे, आ प्लस मरण, ठीक है। तो मरण तो पूरा शब्द निकल गया और इसके पहले क्या है, छोटा शब्द है। तो ये जो छोटा शब्द है ना, इसकी प्रधानता है और इसकी प्रधानता मैंने आपको किसमें बताई है, अब ये भी समझ, मतलब सिंपल सी बात है, किसी शब्द के आगे छोटा शब्द लगकर उसका मीनिंग चेंज कर दे या अर्थ बदल दे तो वो अवयवी भाव समास होगा, ठीक है। इसमें और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप इसको लिखो, नोट करो। मतलब इसमें छोटे ऐसे शब्द हैं जो वैसे तो उनका कोई इतना सटीक अर्थ नहीं है, सार्थक अर्थ नहीं है, लेकिन शब्द के साथ में लगकर वे कुछ अर्थ देते हैं। और एग्जांपल कराऊंगा 2-3। अब देखो जैसे हम बोलते हैं कि हम तो हर साल मामा के जावे हैं, कहते हैं ना ऐसे, हर साल। देखो साल, अब देखो इसका समास विग्रह करेंगे, हर प्लस साल। अब हर साल मतलब आने वाली जब भी छुट्टी पड़ती है हर साल ही हो जाती है वो, तो हर साल, ठीक है। तो ये वाला जो शब्द है बताओ, अगर अलग से लिखेंगे, कोई हर का कोई मतलब इतना है नहीं, अगर इसके साथ में लगाएंगे साल के साथ में तो हर साल का मतलब ये हो जाएगा कि प्रत्येक साल, ठीक है। तो हर साल। अब देखो एक और देख लो, हर साल में कौन सा आ गया, हर साल में अवयवी भाव समास। और देखेंगे जैसे मैंने बोल दिया प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो प्रति और प्लस दिन, ठीक है। इस शब्द ने दिन का मीनिंग चेंज कर दिया, खाली दिन बोलते तो दिन का पता नहीं है, प्रतिदिन, मैं तो प्रतिदिन इस कार्य को करता हूं, मैं तो प्रतिदिन पढ़ाता हूं, ठीक है। तो प्रतिदिन, दिन का मीनिंग चेंज करा है इसने और स्टार्टिंग का शब्द जो है इसी की प्रधानता है। यही क्या कर रहा है, दूसरे शब्द का अर्थ बदल रहा है। ये बात समझ में आई, बताओ, बोलो।
और देखो भरपेट, मैंने भरपेट खाना खाया, भरपेट खाना खाया। अब देखो इसका समास विग्रह करेंगे भर प्लस। अब बताओ ये भर का कोई अर्थ है? अब भर पेट के साथ में लग गया तो इसका कुछ अर्थ बन गया, और इसको हमने तोड़ा तो पेट शब्द अपना अलग निकल गया और ये छोटा शब्द अपना अलग निकल गया। ठीक है, अब पहचान लोगे अभी अविभाव समास को, बताओ। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। तो आप मुझे बताओ निडर, नी प्लस डर, बताओ नी का कोई मीनिंग है? अब निडर मतलब जो डरता ना हो। ठीक है, इसके साथ में मीनिंग चेंज होगा इसका। ये उत्तर पद, ये प्रथम पद है और ये उत्तर पद है, इस बात को जरूर ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इसमें उत्तर पद यानी कि जो प्रथम पद है वो क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये समास समझने वाला है भाई, जो नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। तो आप हेडिंग डाल लेंगे पहले कर्मधारय समास, और उसमें लिखो थोड़ी सी इसकी परिभाषा। इसमें पूर्व पद, इसमें पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है, विशेष्य होता है। इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद आपको बता दिया क्या होता है और उत्तर पद भी आपको बता दिया क्या होता है। लिख लिया भाई? पहले आप थोड़ा सा विशेषण और विशेष्य के बारे में समझ लो। हालांकि ये टॉपिक है, मैं आपको कराऊंगा, लेकिन ये समास का टॉपिक, ये अभी मैंने आपको विशेषण और विशेष्य बताया नहीं है। तो आप बस इतना समझ लो विशेष्य किसे कहते हैं और विशेषण क्या है। आपको मैं एक वाक्य देकर समझाता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा सीता ईमानदार है, सीता ईमानदार है। एक ये छोटा सा वाक्य ले लिया हमने, सीता ईमानदार है। अब आप इस बात को समझो, ध्यान से सुनो पहले मेरी बात। जिसकी विशेषता बताई जाएगी, जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो विशेष्य है। ये क्या हुआ? विशेष्य। और उसकी क्या विशेषता है? ईमानदार है। तो ये क्या हो गया आपका? विशेषण। ये बात समझ में आई है नहीं? बताओ। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाएगी हमेशा वो विशेष्य होगा, उसकी क्या विशेषता है वो विशेषण होगा। तो इसमें जो पहला पद होगा ना, वो पहले तो विशेषण आएगा और जो उत्तर पद होगा वो विशेष्य होगा। और ये मैंने आपको केवल और केवल वाक्य देके समझाया कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य क्या है। यहां पर वाक्य नहीं आएगा, यहां भी शब्द आएगा छांटने के लिए कि बताओ इसमें कौन सा समास है। आप मुझे पहले विशेषण अगर विशेष्य आप समझ गए हैं तो एक और बताओ। अगर मैं यहीं पर कह देता सीता, सीता बहुत सुंदर है, सीता बहुत सुंदर है, तो इसमें आप मुझे विशेषण और विशेष्य बताइए। सीता विशेष्य है, और अब देखो सीता क्या है? विशेष्य है। यहां तो सीता को बता चुका, तो आधे बच्चों ने यही बता दिया कि सीता विशेष्य है। चलो खैर समझ में आया होगा ये तो। और ये क्या है? विशेषण। अब ध्यान से सुनना, विशेषण से पहले जो भी शब्द आता है, जैसे बोर्ड से पहले प्री बोर्ड के एग्जाम आते हैं ना, ऐसे ही विशेषण से पहले प्रविशेषण आता है। प्रविशेषण, इसको क्या बोलते हैं हम? प्रविशेषण। ये पूरा अपने आप में टॉपिक है, पूरा अपने आप में चैप्टर है हिंदी का। ठीक है, विशेषण और विशेष्य का। तो अभी कराएंगे हम आगे। अब ये जो है लगा है, ये क्या है बताओ? सहायक क्रिया। जब आप पूरे वाक्य को तोड़ना सीख लेंगे तो ये समझ लो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वाक्य से कुछ भी पूछ ले आराम से बता दोगे। तो ये विशेषण और विशेष्य समझाने के लिए वाक्य लिखे थे। अब इसके शब्द लिखूंगा मैं कि किस तरीके के शब्द यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है।
नोट करो इसे आप। ये समझ गए तो नोट की इसकी जरूरत नहीं है, इसके शब्द ही लिखना आप डायरेक्ट, इसके शब्द लिख लेना भाई। अब देखो भाई इसमें कैसे कैसे शब्द आएंगे। ये पर जैसे शब्द आया खड़ी बोली, खड़ी बोली। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले हमें जो है, अगर इसमें समास पूछा है ना, तो सबसे पहला हमारा काम यह होना चाहिए कि हमें इसका समास विग्रह करना पड़ेगा। समास विग्रह। अब समास विग्रह कैसे करेंगे? खड़ी प्लस बोली। अब देखो ये दो पद में टूटा नहीं टूटा, दो पद में हमने तोड़ लिया। खड़ी अलग है और बोली अलग है। ये वाला कौन सा पद हुआ बताओ? ये हुआ पूर्व पद। अरे सुन लो, पहले इसका पद तो देख लो, ये पूर्व पद और ये क्या हो गया? उत्तर पद। अब हम इसकी परिभाषा पे चलेंगे। इसमें पूर्व पद विशेषण होता है और तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। अभी मैंने आपको बताया है जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो विशेष्य है। बताओ खड़ी बोली में किसकी विशेषता बताइए? बोली की तो बताइए। तो बोली यहां पर क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और यहां पर ये खड़ी क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है। अब देखो आप इसकी परिभाषा में, इसमें पूर्व पद विशेषण होता है, सही बात है, विशेषण है। उत्तर पद विशेष्य होता है, सही बात है, उत्तर पद विशेष्य है। ठीक है। अब कर लो नोट। अब और एग्जांपल दे इसका, कर लिया नोट। अब देखो और एग्जांपल, नील गगन। नील गगन किसे कहेंगे? नीला है जो गगन। ठीक है। अब इसको आप तोड़ो, नील प्लस गगन। गगन का मतलब क्या होता है भाई? बादल। गगन का मतलब क्या है? बादल। किसकी विशेषता बताइए? बादल की। और जिसकी विशेषता बताइए वो विशेष्य है। और क्या है उसकी विशेषता? वो नीला है। ठीक है। तो ये विशेषण। तो यहां पर बताओ कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। बात समझ में आई? और देखो एग्जाम्पल, लाल कपड़ा। देखो कैसे कैसे एग्जाम्पल आएंगे। आप अपने सामने जो है इसका समास विग्रह करके लिखते रहना। लाल कपड़ा किसकी विशेषता बताइए? कपड़े की। ये प्रथम पद है, ये उत्तर पद है। अब ये देख लो, ये विशेषण है और ये विशेष्य है। ठीक है। नील गगन, लाल कपड़ा। कपड़ा चाहे यहां नीला कपड़ा दे देता, कुछ भी दे देता, तो आंसर क्या हो जाता है इसका? कर्मधारय समास। ठीक है। चंद्रमुखी, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम्पल। चंद्रमुखी बताओ किसकी विशेषता बताइए? मुखी। पहले इनके समास विग्रह करो, आप करते रहो। इसमें मैं आपको बता रहा हूं, लाल प्लस कपड़ा किसकी विशेषता है? कपड़े की। तो यहां पर ये हो जाएगा चंद्र प्लस मुखी। मुखी मतलब हमारा मुख, और मुख की विशेषता बताइए कि मुख जो है उसका चंद्रमा के समान है ना। तो ये विशेषण और ये विशेष्य। महावीर, महान है जो वीर, तो महा प्लस वीर। किसकी विशेषता बताइए? वीर की। तो बस वीर की विशेषता बताइए कि वो महान है, तो यहां पर कर्मधारय समास होगा। महान है जो वीर। इन्हें ऐसे तोड़ के देखते हैं। देखो कैसे तोड़ के देखते हैं। नील गगन, नीला है जो गगन। लाल कपड़ा, लाल है जो कपड़ा। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख। महावीर, महान है जो वीर। ठीक है। तो ऐसे। महासागर, महान है जो सागर। तो ऐसे एग्जांपल आते हैं इसमें। काली मिर्च, मिर्च है जो काली, है ना, काली है जो मिर्च। तो उसमें जो है मिर्च की विशेषता बताइए, तो यहां पर कर्मधारय समास होगा। ठीक है। कर लोगे ना आप? तो
तो दो हमारे ये क्लियर हुए। अब नेक्स्ट चलते हैं द्वंद्व समास पे। ये बहुत आसान है। द्वंद्व समास लिखेंगे, इसकी परिभाषा पहले। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों पदों की प्रधानता होती है। दोनों पद कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। देखो कैसे, जैसे माता पिता, इसमें देखो सबसे बड़ी पहचान बता रहा हूं, ये बीच का जो चिन्ह है ना, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। ये आपको लगा मिलेगा इसमें, माता पिता। अब देखो दोनों की प्रधानता है, इसकी अलग प्रधानता होगी, इसकी अलग प्रधानता होगी, ठीक है। लाभ हानि, लाभ हानि दोनों को एक साथ ही बोलते हैं हम। लाभ हानि, भाई बहन, पति पत्नी, पति पत्नी, तो इसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, ठीक है। ये समझ गए ना आप? इसमें ज्यादा बड़ी कोई बात नहीं है, इसलिए इसी तरीके के एग्जाम्पल आएंगे जिसमें दोनों की प्रधानता होगी, जैसे सुख दुख, लाभ हानि, स्वर्ग नरक, पति पत्नी, भाई बहन, है ना, और माता पिता। ये सब इसी तरीके के शब्द इसमें आएंगे और बीच में एक योजक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, ये भी लिख लो आप, सुख दुख। ये एग्जाम्पल जितने ज्यादा लिख लोगे उतना ठीक है। सुख दुख, स्वर्ग नरक, स्वर्ग नरक, ठीक है जी। ये बात समझ में आई होगी। चलो अगर नोट कर ली तो बताओ। अब देखेंगे हम दीर्घु समास। इसमें लिखेंगे, इसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है। इसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है। इसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है दीर्घु समास में। दीर्घु समास में आपको जो पहला पद देखने को मिलेगा वो संख्यावाचक मिलेगा, ठीक है। कैसे? जैसे मैंने आपको बोल दिया नवरात्र, बताओ नवरात्र किसे कहते हैं? नवरात्र आते हैं भाई, 9 दिन व्रत रखा जाता है, तो उसे हम नवरात्र कहते हैं कि नवरात्र चल रहे हैं। तो नव मतलब कितना होता है बताओ? नव प्लस रात्र, ठीक है। अगर हम इसे तोड़ेंगे, रात्र का मतलब है रात्रि या रात, ठीक है। नव का मतलब है 9। तो इसमें जो पूर्व पद होगा वो कैसा होगा भाई? संख्यावाचक होगा। तो इसमें कौन सा समास होगा? दीर्घु समास होगा, ठीक है। बात समझ में आई भाई? और देख लो, नवरत्न, नवरत्न, नव प्लस रत्न, नवरत्न। अब देख लो इसमें भी 9 आया है। और देखो चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला है। हालांकि मेरी बात सुनो, अगर कोई ऐसा शब्द आए, अगर कोई ऐसा शब्द आए, एक शब्द में कर्मधारय भी हो सकता है, दीर्घु समास भी हो सकता है, और बहुब्रीहि भी हो सकता है। अभी मैंने आपको बहुब्रीहि समास ये बताया नहीं है, इसे नेक्स्ट बताऊंगा। तो इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि प्रधानता हमें फिर किसको देनी है? बहुब्रीहि, ठीक है। अभी आप सिर्फ मैं आपको संख्यावाचक के हिसाब से समझा रहा हूं यहां पर। और देखो त्रिभुज, बताओ त्रिभुज, त्रिभुज उसे तो कहते हैं जिसकी 3 भुजा है ना। तो 3 भुजा जिसकी है, अब यहाँ पे देखो त्रि का मतलब क्या हो गया? 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दीर्घु समास हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? देखो ये तो बहुत ही आसान है, ये दोनों तो, ये दोनों समास बहुत आसान है। उसमें सिंपल दो शब्द आएंगे बिल्कुल एक जैसे, और यहाँ पर संख्यावाचक हमको ढूंढने को मिलेगा। लिख लिया, नोट कर लिया? बताओ। कर दूं रब भाई? अब देखेंगे बहुब्रीहि समास। अगर हम इसकी बात करें, इसमें कोई भी पद
इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की तरफ, किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं। किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं। बहुब्रीहि समास कहलाते हैं, बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। कर लिया नोट। अब देखो इसमें बड़ा डाउट होता है और ज्यादातर यही पूछा जाता है, ज्यादातर जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है। ये परिभाषा नोट कर ली, बताओ इसे मिटा दें। देखो इसमें जैसे मैंने बोल दिया नहीं, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र बताओ, जिसके 3 नेत्र हो, ऐसे ही बोल के देख लेना, जिसके 3 नेत्र हो। अब 3 नेत्र तो आम व्यक्ति के है नहीं भाई, 2 आंख यहाँ लग रही है तो एक पीछे लग रही है देखने वाली है, तो त्रिनेत्र केवल एक ही व्यक्ति के हैं, वो भी भगवान शिव हैं। तो उनकी तरफ इशारा कर रहा है ये दोनों पद मिलकर। त्रि प्लस नेत्र, हम इसका समास विग्रह करेंगे पहले। पूर्व पद हो गया त्रि मतलब 3 और नेत्र मतलब जो उत्तर पद है, तो ये दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं। तो इसका त्रिनेत्र का मतलब ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? शिव की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप अपने हिसाब से वैसे सोचते तो आप जो है दीर्घ समास लगाते फिर, ठीक है, लेकिन त्रिनेत्र में क्या है? बहुब्रीहि समास है। अब एक बात ध्यान रख लेना, अब जो है अगर आपको ऑप्शन में दीर्घु और बहुब्रीहि दोनों दिए हुए हैं, दीर्घु और बहुब्रीहि, तो प्राथमिकता आप किसको देंगे? बहुब्रीहि समास को देंगे। ठीक है, कभी ये क्या जी हमने तो त्रि देखा और बहुत जल्दी से राइट का चिन्ह लगा दिया, तो ऐसे मत करना भाई। ठीक है, अगर नहीं दे रखा बहुब्रीहि तो फिर आप दीर्घु लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे चतुर्भुज आ जाता, अभी लिया था हमने ये वाला एग्जांपल इसमें, तो मैंने इसमें समझाया तो इसलिए मैंने इसमें दीर्घु लगवा दिया। ठीक है, अगर उसमें ऑप्शन में बहुब्रीहि समास भी है तो फिर हम क्या लगाएंगे? बहुब्रीहि, क्योंकि 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज उसे तो कह रहे हैं, 4 भुजाओं वाला, और तो किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? बताओ ये किसकी? ब्रह्मा जी की तरफ को इशारा कर रहे हैं, तो यहां पर जो हो जाएगा वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तो नोट करें जरा इसको, ये एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, लिखो। अब देखो और एग्जाम्पल बता देता हूं, यहां आपको दे दिया दशानन। दशानन का मतलब है 10 सिर वाला। ठीक है, और 10 सिर वाला केवल रावण ही है, कोई आम व्यक्ति तो है नहीं, किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है। ज्यादातर ये भगवान से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आपको दे दिया पीतांबर। पीतांबर का मतलब है पीले वस्त्र धारण करने वाला। ठीक है, तो पीले वस्त्र धारण करने वाले कौन है? कई हैं पीले वस्त्र धारण करने वाले, गणेश जी भी करते हैं, कृष्ण जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं। ठीक है, तो किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो पीतांबर किसमें? बहुब्रीहि समास। क्या हुआ? ठीक है, और देखो मुरलीधर, मुरली धरने वाले। ठीक है, तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है, भगवान की तरफ, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। मुरली को धरने वाला मुरलीधर, और ये भगवान कृष्ण की तरफ को इशारा करा है, तो यहां पर जो समास होगा वो बहुब्रीहि समास होगा। बताओ भाई जल्दी, क्लियर हुई बात? सूर्य पुत्र, बताओ करण। ठीक है, अब देखो आपको ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है, ऐसा भी शब्द आ सकता है जिसमें कर्मधारय भी समास होगा
और बहुवीरी भी होगा। आप देखो ऐसा समझो, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको दे दिया एग्जांपल नीलकंठ। अब नीला है जो कंठ, कंठ की तो विशेषता बताइए कि कंठ क्या है, नीला है। अगर आप विशेषता और विशेषण के आधार पर, विशेषण और विशेष्य के आधार पर करेंगे तो आप कर्मधारय समास लगाएंगे। मैंने आपको क्या बताया है, अगर ऑप्शन में केवल कर्मधारय है तो आप कर्मधारय लगा देंगे। अगर कर्मधारय और बहुवीरी दोनों दे रखे हैं तो आपको प्राथमिकता किसको देनी है, बहुवीरी समास को देनी है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो सही मानता है ना वो बहुवीरी समास मानता है। तो नीलकंठ, नीला है जो कंठ, और नीला कंठ किसका होता है, भगवान शिव का माना जाता है। ठीक है, तो वहां पर ये तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है, तो यहाँ बहुवीरी समास हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, अब लास्ट बचा हमारा तत्पुरुष समास। कर लें सभी, अभी कंप्लीट है। ठीक है, आसान है ये भी। अब आप हेडिंग डाल लेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, बात मत करो, तत्पुरुष समास। लिखो, इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास, इसमें द्वितीय पद की प्रधानता है। देखो, एक पहचान की ट्रिक बता रहा हूं आपको पहले मैं, ठीक है, फिर हम इसके प्रकार वगैरह की बात करेंगे। इसमें क्या है, दूसरा शब्द होगा छोटा। लिखो, इसमें दूसरा शब्द छोटा और पहला शब्द मुख्य है। दूसरा शब्द छोटा और पहला शब्द मुख्य। भाई आप एक बात देखो, ये नोट करा आपने। अब इसमें जो है, अगर इसके प्रकार की बात करें ना, इसके प्रकार की बात करें, तत्पुरुष समास के अगर हम प्रकार देखें तो देखो, सिंपल समास भी कितने प्रकार के, 6 प्रकार के, और तत्पुरुष समास भी अपने आप में कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। इसमें जैसे हमने कारक वाला चैप्टर पढ़ा ना, कारक में 2 बढ़ जाते हैं। जब मैं आपको कारक चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें 2 बढ़ जाएंगे, और समास जो है इसमें 6 है। ये तत्पुरुष समास के 6 प्रकार है, ये वही है। अब देखो, पहला कर्ता वाला छोड़ दो, क्या लेंगे, कर्म तत्पुरुष, क्योंकि ये तत्पुरुष का प्रकार है, ये पहला प्रकार है। तो यहां पर जो है इसकी जो विभक्ति होगी ना, कर्म को, ऐसी तो पढ़ते हैं हम, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, आगे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन नहीं आएगा इसमें, 2 3 4 5 और 6, यही है। ठीक है, एक तो इसमें संबोधन नहीं आता, और एक जो पहला है कर्ता ने, वो नहीं आता। अब सुनो, अभी नोट करना बाद में, ये करण क्या है, तत्पुरुष है। अगर आप इसके पीछे सबके तत्पुरुष लिख सकते हैं, क्योंकि ये तत्पुरुष का ही क्या है, प्रकार है। अब ये क्या है, ये है इसकी विभक्ति, यानी कि अब जो शब्द आएंगे ना उसको हम तोड़ के देखेंगे, कि इसमें किस चीज की विभक्ति है, ऐसे तोड़ेंगे। जैसे मैंने दे दिया राजपुत्र, आपसे पूछेगा राजपुत्र में बताओ कौन सा समास है, तो इसे कैसे तोड़ते हैं हम, राजा का पुत्र। एक एग्जांपल बता रहा हूं, उनसे सभी के एग्जांपल देंगे। राजा का पुत्र, अब बताओ आप, का किस में आ रहा है, संबंध में, और उसका संबंध भी है भाई, जब वो राजा का पुत्र है तो पुत्र का मतलब रिलेटिव है इसका, तो राजा का पुत्र।
तो राजा का पुत्र में अब ये वाली विभक्ति हमें देखनी है, और का विभक्ति किस में आ रही है, इसमें, तो ये संबंध हो जाएगा। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल को नोट करें, फिर हम सिंगल सिंगल करके सबके एग्जाम्पल देखेंगे। चैप्टर ये हमारा आज ही कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रैक्टिस के लिए आपके पास में बुक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, फ्री के नंबर समझो आप इसके एग्जाम में। और आपको इसी तरह से याद करना है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर। ठीक है, संबोधन छोड़ देना और स्टार्टिंग का कर्ता छोड़ देना। 5-7 बार बोलेंगे तो इसी तरीके से रट जाएगा ये। ठीक है, और ना तो फिर सिंगल सिंगल करके याद करना पड़ेगा, और जिसके ये याद नहीं है तो वो तत्पुरुष समास को कर देगा गलत। ये लास्ट में है अधिकरण, और अधिकरण की विभक्ति है में और पर। नोट कर लिया हो तो बताओ, कर लिया नोट? अब हेडिंग डाल लेंगे कर्म तत्पुरुष जल्दी से, फिर हम इसके जो है एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, देखो सबसे फेमस एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपने पढ़ा भी हो गया बुक में, गगनचुंबी। गगनचुंबी, तो हम क्या करेंगे, गगन को चूमने वाला। अब देखो इसमें विभक्ति कहाँ की आई है, को की, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष, क्योंकि कर्म तत्पुरुष में ही को की विभक्ति है। देखो चिड़ीमार, चिड़ीमार किसे कहते हैं, चिड़िया को मारने वाला। तो यहाँ पे किसकी विभक्ति है, को की विभक्ति। और आपको बताया मैंने, जिसमें भी को की विभक्ति आएगी तोड़ने पर, वहां पर कर्म तत्पुरुष होगा। ठीक है, पॉकेट मार, तो क्या कहेंगे इसे, पॉकेट को मारने वाला, और इसमें आएगी को की विभक्ति, तो यहां पर कर्म तत्पुरुष होगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा बताया मैंने आपको, करण। देखो करण में जो है कैसी विभक्ति आएगी, से की विभक्ति आएगी। करण में किसकी विभक्ति आएगी, से की विभक्ति। अब इसमें कैसे कैसे एग्जाम्पल आते हैं करण में भी। देखो से या के द्वारा, कभी कभी जो है हम जो है अगर से नहीं लग रहा तो हम के द्वारा भी लिख के देख सकते हैं। ठीक है, से या के द्वारा, ये विभक्ति करण की है, करण तत्पुरुष। जैसे मैंने आपको बोल दिया रोगग्रस्त, आप मुझे बताओ इसे हम कैसे तोड़ेंगे, रोग से ग्रस्त। भाई तोड़ के देख लो, आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो रोग को ग्रस्त। अगर आप ये भी चेक करना चाहो कि इसमें कर्म है या नहीं है, तो रोग को ग्रस्त बोल दोगे, बताओ क्या बोला जाएगा, रोग से ग्रस्त। और इसमें से की विभक्ति आई है तो से, या हम रोग के द्वारा ग्रस्त भी कह सकते हैं। ठीक है, नियमबद्ध, हाँ जी, अभी अपादान को, अभी इसे तो सुन लो, अपादान पे पहले चले गए आप। ठीक है, तभी तो अंत समझा पाऊंगा, पहले आप इसे तो समझो ध्यान से। नियमबद्ध, बताओ, नियम से बद्ध, रेखांकित, ये वही एग्जाम्पल है जो आए हुए हैं। रेखांकित का मतलब है रेखा से अंकित।
इसके बाद कौन सा है? संप्रदान। तो एक काम करो, संप्रदान को बाद में ही समझाऊंगा, पहले अब उसे ही समझ लो, जिसमें से की विभक्ति आ रही है। कौन सा बताया है? अपादान। और अपादान में किसकी विभक्ति है? से की। अब देखो यहाँ से की विभक्ति इसमें भी है और से की विभक्ति इसमें भी है। तो अब इसमें क्या करेंगे? देखो इसमें कैसे आएंगे, जैसे आपको दे दिया, जैसे रोगग्रस्त लिया हमने, तो यहां ले लेंगे रोग मुक्त। बताओ यहां पे क्या हो जाएगा? रोग से मुक्त। मतलब अलगाव ये ऐसे नहीं लिखवाया, उसके साइड में जो कोष्ट में लिखवाया है अलगाव। अलगाव का मतलब है अलग होना। जैसे बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली छत से अलग होगी, नीचे कूद गई, ठीक है, अलग। पेड़ से पत्ते गिर गए, ठीक है, वो पारक में बताऊंगा आपको मैं, तो अलग हो गया। तो यहां भी रोग से मुक्त अलग हो गया। अगर मैं यहां कह दूं पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट, पथ बोलते हैं रास्ते को, यानी कि क्या हो गया? ये अलग हो गया, है ना। अब यहां पर मैं कह देता ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, जो कर्ज से मुक्त हो गया हो, अलग हो गया ना। जो कर्जा से, जो कर्ज से मुक्त हो गया हो, उसको हम क्या कहेंगे? ऋण मुक्त कहेंगे, ठीक है। तो अपादान में ये है। और देख लो भाई, तो दोनों में अंतर समझ में आया? बताओ। इसमें तो ये साथ में रहेगा, मतलब जो रोगग्रस्त मतलब बीमारी हमारे साथ में रहेगी, ठीक है। नियमबद्ध वो नियम के साथ में पद रहेगा, रेखांकित वो रेखा के साथ में अंकित है, ठीक है। तो इसमें ऐसे आएंगे, इसमें दूर जाने की बात होगी, ठीक है, जैसे रोग मुक्त, पथभ्रष्ट और ऋण मुक्त। ये एग्जाम्पल आपके समझ में आए होंगे। अब इसके बाद में कौन सा बचा? संप्रदान। तो लिखो जल्दी से इसे भी, संप्रदान। संप्रदान इसमें बताया है के लिए। इसमें जो विभक्ति आएगी तोड़ के देख लेना, उसमें विभक्ति होगी के लिए की। जैसे देखो कन्यादान, हथकड़ी, देखो कन्या के लिए दान, ठीक है। हथकड़ी मतलब हाथ के लिए कड़ी, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल इसमें आते हैं, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। लोकसभा, लोकसभा लोगों की सभा, तो लोगों की सभा, है ना। तो यहां पर जो है के लिए आएगा, लोगों के लिए सभा, ऐसे बोल लेंगे। लोगों की सभा नहीं कहेंगे, लोगों के लिए सभा, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे शब्द इसमें आते हैं संप्रदान में। और कौन सा बचा भाई? संबंध। अच्छा, संबंध को और बताते हैं। अब देखो संबंध तत्पुरुष, इसमें बताओ क्या बताया था मैंने? का, की, के और रा, री, रे। आपको पहला ही एग्जांपल ये तो मैंने आपको बता दिया, पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो संबंध है भाई, ठीक है, संबंध है। अभी तो अधिकरण में पर वाला भी बच रहा है, देखो। और देखो गंगा जल, बताओ गंगा का जल। भाई गंगा के लिए जल थोड़ी ना कहेंगे, भाई गंगा में कोई डालने जा रही है जल, हम अलग से। जल किसका है? गंगा का, ठीक है। सेनापति, सेना का पति। ग्रामोद्वार, गांव का द्वार। संबंध है गांव से, तभी तो वहां गेट लगा रखा, ग्रामोद्वार। भाई अगर हम अपने गांव का गेट यहां थोड़ी ना लगा देंगे लाकर, जहां जिसका संबंध होगा वही तो होगा। तो थोड़ा सा अपने उससे भी सोचना है। एक और बचा अधिकरण। अधिकरण यहां देख लो, अधिकरण में कैसी विभक्ति बताइए आपको मैंने, बोलो। में और पर की। देखो एग्जाम्पल कैसे आएंगे, उदाहरण। जैसे मैंने बोल दिया सर्वोत्तम, सर्वोत्तम चाय लिखा हुआ देखा आपने टाटा टी पर है, सर्वोत्तम चाय यानी कि सब में उत्तम,
सब में उत्तम। तो मैंने आपको बताया था में और पर की विभक्ति किस में आएगी? अधिकरण में आएगी। और देख लो एग्जाम्पल, समझ में आना चाहिए बढ़िया। एग्जाम्पल हम जितने ज्यादा कर लेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, उतना बढ़िया हो जाएगा ये। गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, तो गृह में प्रवेश, और विभक्ति में और पर किस में आ रही है? केवल अधिकरण में आ रही है। ठीक है, गृह में प्रवेश। कार्य कुशल, कार्य में कुशल में की विभक्ति है। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, में की विभक्ति आ रही है सब में, और जिसमें भी में की विभक्ति आएगी वहां पर अधिकरण समास होगा। बताओ किसी को पर का भी एग्जाम्पल आ रहा हो दिमाग में तो बताओ, नहीं तो बुक में मिल जाएगा पर वाला भी। ठीक है, करके देखना आप इसकी प्रैक्टिस। ये आपका जो है समास, तत्पुरुष समास के 6 भेद और समास के जो 5 हैं, मतलब तत्पुरुष तो अपने आप में छठा है ही। तो ये जो है पूरे आपके कंप्लीट हो गए, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया आज के आज ही। तो हमने जो है 2 क्लास में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। पिछली क्लास में हमने वर्ण विच्छेद कर लिया और आज हमने समास का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। ये समझ लो 2, जिसमें भी पेपर में 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है ये इससे। ठीक है, तो जिसने ये पक्का कर लिया तो इसके ये नंबर भी पक्के हैं। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।